गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 24 अगस्त 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से आज हम लोग कुछ टॉपिक करने वाले हैं। तो पहले वाले जो दो टॉपिक रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में और फ्रीबी के बारे में, वो तो काफी रिपीटेड से टॉपिक हैं और बहुत ज्यादा नए नहीं हैं, तो इसको हम लोग ज्यादा समय नहीं देंगे। लेकिन चबाहर पोर्ट वाला टॉपिक जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज इसकी हम लोग कुछ नई डायमेंशंस यहाँ पे कवर करने वाले हैं, तो इस टॉपिक को आप जरूर देखें। एक टॉपिक बिल्कुल ब्रांड न्यू है बेनामी लॉ के बारे में, और सिर्फ बेनामी लॉ के बारे में ही नहीं बल्कि हम लोग आर्टिकल 20 के बारे में भी बात करेंगे जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है, तो इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तियांगोंग स्पेस स्टेशन के बारे में बात करेंगे। हालांकि रिपीटेड सा टॉपिक है लेकिन कुछ नया एंगल आज यहाँ पे मुझे मिला है जिसमें इंडिया का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बेसिकली तियांगोंग स्पेस स्टेशन क्या है ना, ये चाइना का एक स्पेस स्टेशन है जिसके अंदर इंडिया ने भी कोलैबोरेशन किया है, तो उसके बारे में ये आर्टिकल है क्योंकि इंडिया चाइना के रिलेशन थोड़े खराब चल रहे हैं, आपको पता ही है। और सेक्स रेशो जो है वो इंडिया में धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, सेक्स रेशो एट बर्थ। तो आज हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे, इंप्रूव क्यों हो रहा है, कम क्यों हो गया था, और थोड़ा रिलीजन के पर्सपेक्टिव से भी बात करेंगे, कौन कौन से रिलीजन में सेक्स रेशो इंप्रूव हो रहा है या खराब था, उसके बारे में थोड़ा बात कर सकते हैं। थोड़ा सा इसका हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखेंगे कि इंडिया में किस तरह से ओवर पीरियड ऑफ टाइम सेक्स रेशो जो है डिक्रीज हुआ है। 5G टेक्नोलॉजी एंड क्राइम्स। देखिए 5G टेक्नोलॉजी के बारे में आप ना बहुत बार पढ़ चुके होंगे, कई साल से न्यूज में रहता है, लेकिन 5G टेक्नोलॉजी क्राइम्स को कैसे टैकल कर सकती है वो एक हमारे लिए बिल्कुल नया एंगल है। और यही मजा होता है न्यूज़पेपर पढ़ने का, एडिटोरियल्स पढ़ने का, क्योंकि यहां पे आपको नई नई डायमेंशन देखने को मिलती है। जैसे मैं कई बार वो एक एग्जांपल देता हूं आपको, क्रिप्टो करेंसी वाला। यूजुअली क्या होता है ना, मोस्टली स्टूडेंट क्रिप्टो करेंसी को इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, लेकिन यूपीएससी ने क्या सवाल पूछा, इंपैक्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी ऑन इंडियन सोसाइटी, जो कि आप सोच नहीं सकते थे, लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो डेफिनेटली आप इसका आंसर कर सकते हो। यही मजा होता है। देखिए 5G टेक्नोलॉजी को हम लोग 5G टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर करते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो है पेपर में सवाल आएगा, लेकिन 5G टेक्नोलॉजी जो है क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए कैसे यूज हो सकती है वो आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर में ही मिलता है, इस तरह का कंटेंट। तो यहां से हम लोग अपने मेंस के लिए भी आंसर लिख सकते हैं, जबरदस्त है। ठीक है, कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए, लेकिन आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट तो ये है, एक तो छोटा सा अनाउंसमेंट ये है कि हम लोग जो है एनसीईआरटी का हम लोगों ने फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया है। तो 6 स्टैंडर्ड से लेकर 12 स्टैंडर्ड तक की जो है एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छे से डिटेल में चैप्टर टू चैप्टर कवर करवाई जाएंगी। 11 सितंबर से इसको हम लोग लॉन्च कर रहे हैं और मेंस 2023 तक आपको ये एक्सेस मिलने वाला है। आप सबको पता है कि बेसिक्स जब कवर नहीं होंगे तो यूपीएससी की एडवांस स्टडी हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो काफी समय से जो है डिमांड आ रही थी स्टूडेंट्स की तरफ से, एस्पिरेंट्स की तरफ से, तो इसलिए हम लोगों ने फाइनली एनसीईआरटी का पेड कोर्स लॉन्च कर दिया है। जो भी स्टूडेंट इसको ज्वाइन करना चाहता है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो और एडमिशन यहाँ पे ले सकते हो। लेकिन कोई भी एस्पिरेंट बिना वीडियो को लाइक करे आगे नहीं जाएगा। चलिए जी, ठीक है। तो कल कुछ एमसीक्यूज आपसे पूछे थे जिसके क्वेश्चन आप आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। तो इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत की लड़ाई हुई थी, यू नो वेरी वेल, के बाबर के साथ, और वो वहां पे हार गए थे इब्राहिम लोदी। उसके बाद जो है बाबर ने यहाँ पे मुगल सल्तनत की स्थापना की थी इंडिया में, 1526 की ये बात है, राइट। उसके अलावा जो है पर्शियन लैंग्वेज यूज की जाती थी भैया कोर्ट्स के अंदर काफी समय तक। इवन अभी भी अगर आप इंडियन कोर्ट्स में जाओ तो बहुत सारी जो लैंग्वेज है, आप अगर कोई हलफनामा वगैरह बनवाते हो, अभी भी हमारे कोर्ट्स में पर्शियन लैंग्वेज का काफी दबदबा है। बहुत सारे वर्ड वहां पे आपको पर्शियन लैंग्वेज के देखने को मिलते हैं। और अकबर ने जो इंडिया में लैंड रिवेन्यू सिस्टम यहाँ पे अपना लॉन्च किया था, उसका नाम था जब्ती, ठीक है, जिसमें मेरे ख्याल से 10 साल की एवरेज वगैरह मापी जाती थी क्रॉप्स वगैरह की, उसके हिसाब से 1/3 या कुछ देना होता था स्टेट को। थोड़ा आप हिस्ट्री अगर आपने पढ़ा है तो इसका थोड़ा पढ़ सकते हो। हिस्ट्री मेरा वैसे भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं है, कहानियां मैं बता सकता हूँ, फैक्ट्स मुझे याद नहीं होते हिस्ट्री के। चलिए जी, तो दोस्तों पहला जो टॉपिक है वो तो फ्रीबीज को लेके ही है। तो यू नो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और हम लोग इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। देखिए जो फ्रीबीज वगैरह दी जाती है ना, वो मैटर करता है भाई, है ना, कि अलग अलग लोगों के लिए फ्रीबीज अलग अलग हो सकती हैं। एक इंसान के लिए एक कोई चीज जो है फ्री भी हो सकती है, दूसरे इंसान के लिए वही चीज एम्पावरमेंट की चीज हो सकती है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे जो है कोई वॉशरमैन है, अगर उसको आप आयरन देते हो, इस्त्री मतलब जिसे हम लोग कहते हैं प्रेस, ठीक है, अगर उसे हम लोग प्रेस देते हैं तो हो सकता है एक बाहर के इंसान के लिए देखने के लिए वो फ्रीबी का काम करे, लेकिन उस इंसान के लिए तो एम्पावरमेंट का काम करेगा ना, वो उसको आयरन मिलेगा, उसका काम बचेगा। जैसे कि महिला को अगर आप जो है स्विंग मशीन देते हो, है ना, सिलाई मशीन देते हो,
तो बाहर से जो लोग उस चीज को नहीं समझते हैं उनके लिए तो फ्री भी है, लेकिन उस महिला के लिए तो एम्पावरमेंट है। तो एक चीज किसी एक दूसरे के लिए काफी सब्जेक्टिव होता है, कौन सी फ्रीबीज है, कौन सी फ्रीबीज नहीं है, कौन से वेलफेयर मेजर्स हैं, अलग अलग तरीके से डिपेंड करता है। तो इसी तरह के आर्गुमेंट जो है वो दिए जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर काफी समय से, और सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि सुप्रीम कोर्ट फ्रीबीज के मामले में ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा कहना है भाई देखो सरकार का मामला है, सरकार अपने हिसाब से देखे, स्टेट गवर्नमेंट्स यहाँ पे बिल्कुल भी फ्रीबीज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो उसी एक ऐसा एप्लीकेशन गई थी, तो सीवी रमन्ना जी हमारे चीफ जस्टिस हैं, तो इन्होंने ये कहा कि कोई भी पार्टी जो है वो फ्रीबीज को छोड़ना नहीं चाहती है, चाहे वो कोई नेशनल पार्टी हो चाहे वो रीजनल पार्टीज हो, सबको फ्रीबीज का मजा लूटना है, ठीक है। और ऐसा कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव भी कह चुके हैं। तमिलनाडु ने तो एक हाथ आगे जाके बोला, तमिलनाडु के कुछ बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने मीडिया के अंदर सीधा सीधा ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो फालतू में यहाँ पे टांग अड़ा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का इसमें कोई रोल नहीं है। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट को बेसिकली उन्होंने डांटा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने के अब इग्नोर तो उस चीज को नहीं करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको डांटा। उन्होंने कहा कि आप ज्यादा ना चौधरी मत बनिए, सीधी सी बात तो यह है भाई, ठीक है, हम लोग सबको देख रहे हैं। फ्रीबीज का मतलब ये नहीं है कि देखिए फ्रीबीज जो दी जाती हैं कौन किसकी तरफ से दी जाती हैं, क्या सरकार अपनी तरफ से देती है? नहीं देती है ना। तो फ्रीबीज के लिए जो पैसा आता है वो कहां से आता है? वो तो टैक्स पेयर्स का पैसा है ना। और फ्रीबीज की वजह से अगर किसी स्टेट की, किसी कंट्री की इकोनॉमी अगर वो डाउन जाती है तो नुकसान किसका होता है? टैक्स पेयर का होता है। और टैक्स पेयर का कंसर्न जो होता है उसको कौन देखता है? कोर्ट देखता है। तो कोर्ट का तो काम ही है ना पब्लिक और टैक्स पेयर का ध्यान रखना। तो कोर्ट ने यह कहा है तमिलनाडु के पॉलिटिशियंस को कि ज्यादा चौधरी मत बनो, ठीक है, टैक्स पेयर्स को यहाँ पे नुकसान होता है तो मैं इसके अंदर इंटरफेयर कर सकता हूं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर रहा है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पे एक अलग सा स्टैंड लिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को फ्रीबीज के मामले में देखा जाना चाहिए। देखिए मोदी जी ने जो सीधा सीधा कहा था कि रेवड़ी कल्चर बंद होना चाहिए। चाहे बीजेपी की सरकारें जो है वो स्टेट के अंदर खुद रेवड़ी बांटती हैं, लेकिन कम से कम सेंटर का यह मानना है कि रेवड़ी नहीं बंटनी चाहिए, मतलब फ्रीबीज नहीं बंटनी चाहिए। खैर लेकिन कई सारे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने तो ऐसा ही कहा है। जैसे सिब्बल, मिस्टर कपिल सिब्बल, आपको पता है बहुत बड़े लॉयर हैं, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में जाके यही कहा कि साहब ये जो मामला है ना वो स्टेट का मामला है, ठीक है, स्टेट को अपने आप से हिसाब करने दीजिए। हालांकि उन्होंने ये कहा कि इसमें फाइनेंस कमीशन जो है इंटरफेयर कर सकता है, ठीक है, क्योंकि देखिए हमारे पास एक फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट एक्ट होता है ना, FRB एक्ट हमारे पास होता है, जिसके तहत हर स्टेट को और सेंटर को उसका जो फिजिकल डेफिसिट है वो 3% तक लिमिटेड करना होता है। अब मान के चलिए कोई स्टेट फ्री भी देती है, अगर वो स्टेट फ्री भी देती है और उसका फिजिकल डेफिसिट अगर 3% से नीचे है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसने अपना कानून के तहत मैनेज कर रखा है। लेकिन कोई सरकार अगर फ्री भी देती है और उसका फिजिकल डेफिसिट जो है 4%, 5% या 6% हो जाता है तो भैया वो फ्री भी नुकसानदायक है। तो डिपेंड करता है। जैसे तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु या दिल्ली की बात करें, यहाँ पे खूब सारी फ्रीबीज दी जाती हैं। फ्रीबीज देने के बावजूद भी दिल्ली और तमिलनाडु अपना फिजिकल डेफिसिट जो है वो 3% से नीचे मैनेज करके रखते हैं, सेंटर से बेटर तरीके से मैनेज करते हैं, तो वहां पे चल जाता है। लेकिन पंजाब को देखिए, उनका फिजिकल डेफिसिट जो है वो 4-4.5% के लगभग गया हुआ है, वहां पे फ्रीबीज अच्छी नहीं है। तो डिपेंड करता है। तो उसी के बारे में जो है थोड़ा सा ये था मामला, और इसमें कुछ खास था नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आर्टिकल आता है वो आता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के कुछ रूल्स वगैरह चेंज हुए हैं। बेसिकली पहले रूल क्या था ना, और एक्चुअली ये रूल सुप्रीम कोर्ट ने ही निकाला था कुछ साल पहले। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एक डिसीजन दिया था और उन्होंने ये कहा था कि भैया जब कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब MP, अगर वो MP नहीं रहता है, अगर कोई MLA नहीं रहता है, या सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर हो जाता है, तो 1 महीने के अंदर अंदर उनको अपने बंगलो छोड़ने पड़ेंगे, मतलब जो सरकारी रेजिडेंट उनको मिलता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के अंदर कहा था। आपको पता ही है कि इंडिया में बहुत सारे MLAs MP जो होते हैं वो छोड़ते नहीं है भैया अपने बंगले। यूपी के अंदर कितना इंपॉर्टेंट केस हुआ था, ये लोग तो अपने वो फर्श वगैरह के टूंटियां वगैरह निकाल के ले गए थे बंगले से, है ना, आपको अच्छे से याद होगा। तो छोड़ते नहीं हमारे यहाँ पे आसानी से बंगलो। तभी सरकार ने इसके अंदर चेंज किया है, खासकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रूल के अंदर चेंज किया है। उनको ये कहा है कि रिटायरमेंट के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो है 6 महीने तक जो है गवर्नमेंट बंगलों में वो रहेंगे। ठीक है, पहले वो 1 महीना था, अभी 6 महीने उन्होंने उसको एक्सटेंड कर दिया है। उसके अलावा उनको जो है सरकार की तरफ से सिक्योरिटी भी दी जाएगी,
उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी के अलावा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी उनको दी जाएगी, और कुछ कुछ चीजें उन्होंने यहाँ पे चेंज की हैं, बाकी इसमें और कुछ खास था नहीं। यूपीएससी के परस्पेक्टिव आई डोंट थिंक सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन यू नो वेरी वेल 4 स्टेटमेंट होती हैं कई बार, और उनमें से एक स्टेटमेंट ऐसी पूछ सकते हैं, यू नो वेरी वेल, है ना। यूपीएससी ऐसे ही करता है, कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। खैर आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है चबाहर पोर्ट वाला, क्योंकि हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं वो भैया अभी गए हुए हैं कहाँ पे, ईरान में गए हुए हैं, ठीक है। और ईरान में गए हुए हैं तो देखिए ये मिस्टर सोनोवाल जी जो हैं, ये चबाहर पोर्ट की यात्रा इन्होंने करी, तो वहां पे विजिट इन्होंने किया, तो इसलिए चबाहर पोर्ट थोड़ा न्यूज में है। इंडिया ईरान के रिलेशनशिप के बीच में चबाहर पोर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसमें किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। देखिए तो चबाहर पोर्ट के बारे में बात किया जाना जरूरी है। पहले आपको इसकी थोड़ी लोकेशन दिखा देता हूँ चबाहर पोर्ट की। तो लोकेशन तो ऐसी है चबाहर पोर्ट की कि आप यहाँ पे देखिए, ये है ग्वादर पोर्ट, एक पाकिस्तान के अंदर ग्वादर पोर्ट है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो ये वाला, और इसके साइड में ये आता है यहाँ पे चबाहर पोर्ट जो कि ईरान के अंदर है। पाकिस्तान और ईरान दोनों की बाउंड्री आपस में शेयर करती है। कल हम लोगों ने इंडिया ईरान रिलेशनशिप के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था डिटेल में, उसका कंटेंट भी मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन आज सिर्फ हमारा फोकस रहने वाला है चबाहर पोर्ट के ऊपर। तो ग्वादर पोर्ट को तो चाइना डेवलप कर रहा है, तो इसके कंपटीशन में भैया हम लोगों ने चबाहर पोर्ट को डेवलप करना है। अब सिर्फ चबाहर पोर्ट ही नहीं, क्योंकि देखिए इंडिया को अगर अफगानिस्तान जाना है तो पाकिस्तान में से होके जाना पड़ता है लैंड रूट के थ्रू, तो हम लोग एक अपना अल्टरनेटिव रूट भी खोज रहे हैं, तो वो अल्टरनेटिव रूट जो है हमारा चबाहर पोर्ट से हो सकता है। तो चबाहर पोर्ट से लेके हम लोग कहां जाएंगे, ज़ेनाडन तक जाएंगे, ठीक है। ये ज़ेनाडन जो है एक ईरानियन सिटी है। इसके बाद जाते हैं हम लोग जरांज, जो कि अफगानिस्तान ईरान के बॉर्डर पर पड़ता है। जरान से फिर जो है एक रोडवे नेटवर्क हम लोगों ने बनाना है काबुल तक। तो ये एक इंडिया का अल्टरनेटिव रूट हो सकता है अफगानिस्तान को एक्सेस करने के लिए, जिसकी वजह से हमें पाकिस्तान से होके नहीं जाना पड़ेगा। तो एक तो चबाहर पोर्ट के बारे में आपको इतनी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थोड़ी ये पता होनी चाहिए कि क्यों हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब ये टॉपिक क्या कहता है, टॉपिक थोड़ा सा चबाहर पोर्ट की हिस्ट्री वगैरह के बारे में बात करता है। तो क्या है वो पूरा मामला थोड़ा देख लेते हैं। व्हाट इज इंडियाज स्ट्रेटेजिक विजन फॉर द चबाहर, ठीक है। देखिए 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चबाहर पोर्ट की जो है के बारे में हम लोगों ने बात करना शुरू किया था, ठीक है। तब से जो है ये प्रोजेक्ट चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के बेसिकली 3 मेन ऑब्जेक्टिव थे जब हम लोगों ने इसको इंक्लूड करना शुरू किया था। तो सबसे बड़ा पहला ऑब्जेक्टिव तो यही था कि टू बिल्ड इंडियाज ऑफशोर पोर्ट एंड प्रोजेक्ट इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवेस इन द गल्फ। तो गल्फ कंट्री के अंदर इंडिया को अपनी कैपेसिटी दिखानी थी कि हम लोग पोर्ट डेवलप कर सकते हैं। तो पहले तो इंडिया का ये पर्पस था उस समय। दूसरा पर्पस हमारा ये था कि पाकिस्तान को जो है सर्कमवेंट करना है, ताकि हमें जो है जो हमारे बीच में टेंशन चलती है पाकिस्तान के साथ, ठीक है, उसको हम लोग जो है उसको एनराउट करके जो है सस्टेनेबल सी रूट हम लोग डेवलप कर सके मिडिल ईस्ट कंट्री के साथ। तो एक हमारा टारगेट ये था, ठीक है। तो एक हमारा जो अल्टरनेटिव रूट था अफगानिस्तान तक वो लेके जाना था, क्योंकि उस 2001 में कुछ खास हुआ था ना, क्या हुआ था, 9/11 अटैक हुआ था। 9/11 अटैक के बाद अमेरिका ने अटैक किया अफगानिस्तान के अंदर, तो तालिबान की सरकार वहां पे डिफीट हो गई थी। तो तब हम लोग अफगानिस्तान के साथ एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते थे, इसीलिए हमें एक नया रूट खोजना था, तो जो ईरान के थ्रू होके जा सकता था। तो ये 3 जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं ये शुरुआत में थे। बाद में जब 2013 के अंदर चाइना ने अपना BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव स्टार्ट किया, तो इसके अंदर एक और ऑब्जेक्टिव ऐड कर दिया गया। वो ऑब्जेक्टिव क्या था, वो ऑब्जेक्टिव भैया यही था कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसका ऑल्टरनेटिव रूट हम लोगों को खोजना है सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए। तो वो रूट भी चबाहर से होके ही जाता है। आपको ये बताता चलूं कि तब तक इंडिया ईरान के रिलेशन काफी अच्छे हुआ करते थे उस समय तक। बाद में चीजें गड़बड़ होगी, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। अब ये तो जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय उस समय चीजें चल रही थी। मनमोहन सिंह जी की सरकार में जो है थोड़ा सा इंप्रूवमेंट यहाँ पे हुआ, और हम लोगों ने मनमोहन सिंह जी सरकार के समय क्या हुआ, जराज देलाराम हाईवे हम लोगों ने बनाया अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है। और इसको हम लोगों को जोड़ना था किसके साथ, चबाहर के साथ जोड़ना था। फिर बाद में हम लोगों ने एक और ट्रेड रूट बनाया, कहां से लेके, काबुल से लेके हेरात तक, ठीक है। काबुल से हेरात तक का हम लोगों ने एक और रूट बनाया, और 2009 में इसको हम लोगों ने करजाई यानी कि जो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट थे उस सरकार को दे दिया। बेसिकली ये रूट हम लोगों ने ऊपर जब देख रहे हो ना जरांज वाला, ये रूट हम लोगों ने डेवलप कर लिया था, ठीक है, और अफगानिस्तान की सरकार को सौंप दिया था। अब ये तो चीजें हो गई उस समय की। अब चीजें जो है थोड़ा सा चेंज हो गया। 2016 में तो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ, मोदी जी ने भैया तेहरान की यात्रा की,
ईरान में यात्रा करी तो आपको पता ही है, जब इतने बड़े डेलीगेशन अगर किसी कंट्री में जाता है तो अग्रीमेंट करके बिना तो आएगा नहीं। तो मोदी जी वहां पे गए, अग्रीमेंट करके आए। अग्रीमेंट यही था कि चबाहर पोर्ट को हम लोगों ने डेवलप करना है। ईरान, इंडिया और अफगानिस्तान तीनों के बीच में जो है ट्राइलेटरल अग्रीमेंट हुआ और चबाहर पोर्ट को डेवलपमेंट करने के चक्कर में तब तक चीजें ठीक चल रही थी। 2016 तक कोई खास दिक्कत थी नहीं। दिक्कत मेनली पता कब शुरू हुई? दिक्कत हुई 2019 में स्टार्ट हुई। सबसे ज्यादा दिक्कत एक्चुअली 2019 में स्टार्ट हुई, क्योंकि उस समय वहां पे कुछ खास हुआ। 2019 18-19 में क्या हुआ कि मिस्टर ट्रंप ने क्या किया, वेस्टर्न सैंक्शंस लगा दिए ईरान के ऊपर। उससे पहले ईरान के साथ रिलेशन हमारे अच्छे खासे हुआ करते थे और काफी ज्यादा क्रूड ऑयल हम लोग ईरान से इंपोर्ट किया करते थे। लेकिन 2019 में जब सैंक्शंस लगा दिए तो मजबूरी में इंडिया को ईरान से अपना क्रूड ऑयल बंद करना पड़ा, तो थोड़ा सा गड़बड़ वहां पे शुरू हो गई। उसके बाद जो है, जो ईरान के साथ 5+1 कंट्रीज का जो न्यूक्लियर डील होती है, अमेरिका ने जो है उससे बाहर चलेगी। अमेरिका ने इसके अलावा एक्स्ट्रा सैंक्शंस लगा दिए, जिसकी वजह से क्या होता है, देखिए अमेरिका ने हालांकि इंडिया को कुछ कंसेशन यहाँ पे दिया जरूर था, लेकिन सैंक्शंस के बावजूद भी कोई भी कंपनी यहाँ पे हाथ नहीं डालना चाहती, क्योंकि जो भी कंपनी चबाहर पोर्ट के अंदर अपने इक्विपमेंट वगैरह या शिप वगैरह लेके आती है और वो अगर अमेरिका के साथ डील करती है तो अमेरिका उसको डील नहीं करने देता, क्योंकि वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन डॉलर में होती है, जिसकी वजह से वो ट्रांजैक्शन नहीं हो पाती। तो डिस्काउंट मिलने के बावजूद भी जो है यहाँ पे डेवलपमेंट काफी रुक गया था। उसके अलावा और क्या हुआ, उसके अलावा भैया जब मोदी सरकार ने अभी अफगानिस्तान के अंदर जब सरकार गिरी, मतलब तालिबान की जब सरकार वहां पे आई 2021 में अगस्त में लास्ट ईयर, तब इंडिया ने तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया, जिसकी वजह से अफगानिस्तान के अंदर हमारी डेवलपमेंट पूरी तरह से रुक गई और ईरान के साथ हमारे रिलेशन थोड़े से खराब हो गए। इस बीच में जो है चाइना ने फायदा उठाया और आज के समय में चाइना और ईरान के रिलेशन काफी क्लोज हो गए हैं, तो डेफिनेटली इंडिया थोड़ा सा यहाँ पे बैकफुट पे चला गया है। तो कुछ कुछ चीजें तो डेफिनेटली आपको ये सब पहले से पता ही हैं, बट अभी जो है थोड़ा सा डेवलपमेंट करना शुरू किया है हम लोगों ने, क्योंकि तालिबान के साथ हम लोगों ने थोड़ा बहुत बातचीत करना शुरू किया है। जब तालिबान के साथ बातचीत शुरू हुआ तो ईरान के साथ भी बातचीत शुरू हो गया। तो लेट्स होप के फ्यूचर में हम लोग चबाहर पोर्ट को अच्छे से डेवलप करें और जो ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान के अंदर, उसका एक जो है ऑल्टरनेटिव हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं। ठीक है जी, चलिए दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है इंडिया ईरान साइन पैक्ट। ये तो खैर कल वाला आर्टिकल है ना, इंडिया ईरान रिलेशनशिप के बारे में आपको पढ़ना है तो आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हो, कल का कंटेंट है ये, तो मैंने आपको सेल्फ स्टडी के लिए ये डाल दिया है। ये उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने कल की वीडियो मिस कर दिया था। अगर आप इस टॉपिक को देखना चाहते हैं इंडिया ईरान वाले को, तो कल वाली वीडियो में ये टॉपिक जरूर देखें, क्योंकि देखिए आपको पूरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे ना तो आपको वहां पे अलग अलग टॉपिक्स की टाइमलाइन देखने को मिल सकती है। आप किसी भी टाइमलाइन पे क्लिक करोगे आप उस न्यूज के ऊपर अपने आप ही पहुंच जाओगे। तो इंडिया ईरान रिलेशनशिप के बारे में उसको पढ़ें कल वाले टॉपिक को, उसके बाद आप जो है चबाहर वाली वीडियो आके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक होता है बेनामी लॉ कांट बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली। देखिए रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है बैक डेट में, पीछे वाली डेट में। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे मान के चलो कि 2016 में सरकार ने कानून पास किया जिसमें यह कहा कि जो भी इंसान अगर किसी का मर्डर करता है तो उसको जो है 100 साल की सजा मिलेगी। ये 2016 में पास हुआ। 2016 से पहले कानून क्या था कि जो आदमी किसी का मर्डर करेगा उसको सिर्फ 50 साल की सजा मिलेगी, एग्जांपल के तौर पे। तो 2016 के पहले जिस आदमी ने भी मर्डर किया है तो उसको आप 100 साल की सजा नहीं दे सकते, क्योंकि 2016 से पहले वो कानून था ही नहीं। मतलब जब भी आप कोई क्राइम करते हो उस समय जो कानून होता है आपको सजा उसी कानून के हिसाब से मिलेगी, फ्यूचर के कानून के हिसाब से नहीं मिलेगी। आपने 1980s के अंदर अगर कोई क्राइम किया है तो आपको उसी समय के कानून के हिसाब से सजा मिलेगी, 2022 के कानून के हिसाब से सजा नहीं मिलेगी। इसे कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब बैक डेट में आप ये चीज नहीं कर सकते। अब यहां पे मामला आता है दोस्तों बेनामी लॉ का। अब ये बेनामी वगैरह क्या होता है थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूं। देखिए बात होती है बेनामी प्रॉपर्टी की। बे मतलब बिना, नाम मतलब नाम, समझ गए होंगे आप। तो बेनामी का मतलब होता है विदाउट अ नेम। तो ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो खरीदी जाती हैं बिना किसी नाम के। ठीक है, बेसिकली नाम किसी और का होता है और उसके बिहाफ पे पैसा कोई और पे करता है। अब मान के चले जैसे मान लो मेरे घर में कोई जो है मेरी मेड काम करती है, अब मैंने मान लो कहीं पे जो है 4 प्लॉट खरीदे दिल्ली के अंदर,
लेट्स होप ऐसा दिन कभी आए मैं दिल्ली में 4 प्लॉट खरीदूं, बट यस सोचो मैंने 4 प्लॉट दिल्ली में खरीदे, अब मैं इनको अपने नाम नहीं करवाना चाहता क्योंकि टैक्सेशन वगैरह सब कुछ रहता है, तो मैं क्या करता हूं छुप के जो है अपनी मेड के नाम करवा देता हूं। पेड मैंने किया, नाम किसके हो गया, मेड के हो गया। बहुत बार मेड को पता भी नहीं होता है और बहुत बार मान लो उसको पता भी होता है तो क्या ही कर सकती है बेचारी, राइट। और बहुत बार बिना नाम के प्रॉपर्टी चलती रहती है। इसी तरह की प्रॉपर्टी को कहा जाता है बेनामी प्रॉपर्टी। ठीक है, बेनामी तो वो किसी और के नाम होती है, टैक्स वगैरह बचाने के लिए, ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, वो सब चीजों में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टी हो सकती है। अब इसके लिए हमारे पास एक कानून था जो कि 1988 में बनाया गया था, जिसके तहत क्या होता है, ये ऐसी किसी कोई भी बेनामी ट्रांजैक्शन अगर कोई करता है तो उसको इलीगल डिक्लेयर किया गया है और उसे कहा गया है अगर सरकार को पता चलता है कि कोई ट्रांजैक्शन बेनामी हुई है तो उस प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट किया जा सकता है, मतलब उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कुड़की की जा सकती है, मतलब उसको सरकार ले लेती है। ठीक है, कॉन्फिस्केट उसको किया जा सकता है। ये चीजें थोड़ा सा आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इस कानून को सरकार ने 2016 के अंदर चेंज कर दिया। आपको पता ही है जब 2014 में मोदी सरकार आई थी तो उन्होंने क्या कहा था कि हम लोग इंडिया में जितनी भी ब्लैक मनी है भैया सबको इंडिया के अंदर ले आएंगे 100 दिन के अंदर। हालांकि वादा तो वादा होता है, निभाना नहीं होता है, बट स्टिल तो उस समय सरकार ने इसी के चक्कर में जो है बेनामी एक्ट को जो है अमेंडमेंट किया था ताकि इंडिया में जो ब्लैक मनी वगैरह जनरेट हो गई है इसकी वजह से वो उसको जो है कम किया जा सके। तो 2016 के अंदर जब कानून हुआ था इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए। चेंजेस कुछ इस तरह से किए गए कि पहले तो हम लोगों ने बेनामी ट्रांजैक्शन की जो डेफिनेशन थी उसको और ज्यादा ब्रॉड कर दिया और यहाँ पे पेनल्टी जो है जो सरकार पहले लगाती थी उन पेनल्टी को यहाँ पे काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया। जैसे कुछ कुछ चीज आपको बता देता हूँ, एक दो चीज बताता हूँ, ज्यादा नहीं। तो अगर आपने कोई बेनामी ट्रांजैक्शन करी है तो आपको 7 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और आपके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है। समझ रहे हो बात, बेनामी प्रॉपर्टी वाले चक्कर में। अब यहाँ पे ये तो चलो कोई बात नहीं, अमेंडमेंट कर दिया तो कर दिया। समस्या ये है कि सरकार ने ये अमेंड जो है रेट्रोस्पेक्टिवली कर दिया। रेट्रोस्पेक्टिवली समझते हो ना, कि मतलब 1988 में पहला कानून था, दूसरा कानून कब चेंज हुआ, 2016 में चेंज हुआ। तो भैया 7 साल वाली सजा तो 2016 में सरकार ने डाली ना, लेकिन सरकार ने बड़ा तेज है। सरकार ने कहा कि जिस आदमी ने भी 1988 और 2016 के बीच में अगर कोई बेनामी ट्रांजैक्शन करी है उसको भी 7 साल की सजा मिलेगी। ये होता है रेट्रोस्पेक्टिव। अब ये मामला गया हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये तो भैया हमारे आर्टिकल 20 का वायलेशन है जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है ना। आप रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं कर सकते, आप 2016 के बाद करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये मतलब होता है रेट्रोस्पेक्टिव का। तो आर्टिकल 20 क्या कहता है, आर्टिकल 20 ये कहता है आप किसी आदमी को ऐसे क्राइम के अंदर सजा नहीं दे सकते जो उस समय उसने किया था उसी के तहत दे सकते हो। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं दे सकते। ये बेसिकली कहता है हमारा आर्टिकल 20। इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू द अक्यूज्ड पर्सन वेदर सिटीजन और फॉरेनर और द लीगल पर्सन। ठीक है, कहता है कन्विक्टेड नो पर्सन शैल बी, मतलब किसी भी आदमी को सजा नहीं मिलेगी ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट अ टाइम, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, एट अ टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट। मतलब जब आदमी ने वो क्राइम किया है उसी समय जो कानून होता है उसी कानून के हिसाब से उसको सजा मिलेगी, नए जो फ्यूचर में कानून होते हैं उसके हिसाब से सजा नहीं मिलेगी। तो भैया ये जो बेनामी एक्ट वाला था ये तो सीधा सीधा आर्टिकल 21 का वायलेशन अपने आप ही हो गया, है ना। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे के पूरे को क्या कर दिया, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया है, इलीगल डिक्लेयर कर दिया है। तो अगर आपके पास बेनामी प्रॉपर्टी है तो बच्चों चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एक और न्यूज यहाँ पे छोटी सी है, आई डोंट थिंक यूपीएससी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आई नो आपको बहुत मजा आएगा इस तरह की न्यूज में। देखिए आजकल क्या रहता है ना, हर न्यूज चैनल के अपने अपने पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हर न्यूज चैनल किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का माउथ पीस होता है, वो उसी का गुणगान करता है और वो अपोजिशन वाली पार्टी को जो है टारगेट करते हैं। आपको नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है मुझे, है ना, आप सबको पता है। आज तक हो, चाहे एबीपी न्यूज हो, चाहे जियो न्यूज हो, वो किसका गुणगान करते हैं, एनडीटीवी का सबको पता है ना। एनडीटीवी में एक आदमी आता है जिसका नाम है रवीश, है ना, तो रवीश कुमार आता है भैया वहां पे। तो रवीश कुमार का आपको पता है कि हमेशा एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी गवर्नमेंट ही बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एंटी बीजेपी बात करते हैं,
ठीक है, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी भैया, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट को भी एकदम वो है दिन रात गाली दिया करते थे। तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं इसको, एंटी गवर्नमेंट नहीं बोलते हैं। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट मतलब जिसकी भी सरकार हो, ये लोग जो है उसको क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इनका यह मानना है कि मीडिया का काम होना चाहिए क्वेश्चन करना। अगर आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो जनता को कैसे पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर चीज के अंदर ये कमी है। तो क्वेश्चन किया जाना चाहिए। तो हमें पता है कि मीडिया जो है वो फोर्थ पिलर होता है डेमोक्रेसी का। तो डेमोक्रेसी को इंटैक्ट रखने के लिए मीडिया का रोल बहुत जरूरी है। अगर आप सरकार की कमियां नहीं गिनाओगे, जनता को नहीं बताओगे, तो भैया वो रोल कैसे प्ले करेंगे। अगर सिर्फ सरकार के गुणगान ही करते रहेंगे 24 घंटे, तो जनता को तो पता ही नहीं चलेगा बेचारी को कि सच्चाई एक्चुअली में है क्या। तो एनडीटीवी को अभी खरीद लिया है किसने? अडानी ने। अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी के अंदर 29.1% शेयर परचेज कर लिए हैं, जो कि मेजोरिटी शेयर हैं। तो आपको पता ही है कि अडानी तो जो है वो गवर्नमेंट के काफी क्लोज हैं, है ना, बहुत बड़े कैपिटलिस्ट भी हैं। और एनडीटीवी पे जो है बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग की जाती है अगेंस्ट मिस्टर अडानी। तो अभी ये क्या इक्वेशन यहाँ पे बनेगी, थोड़ी सी फनी सिचुएशन भी हो गई है, लेकिन थोड़ी सी सैड सिचुएशन भी हो गई है ना। आप अपने आप से देख सकते हो। तो मैं ज्यादा पॉलिटिकल और पर्सनल चीजों में यहाँ पे नहीं जाऊंगा, सबका अपना अपना पर्सनल व्यू होता है, आप खुद ही सोच सकते हैं इस बारे में। चलिए जी, ठीक है, चल। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये जो मामला आता है टेंशन मार अ मिशन टू द तियांगोंग। ये बात पूरी क्या है, देखिए तियांगोंग जो है वो चाइना का स्पेस स्टेशन है। ठीक है जी। अब वो चाइना का स्पेस स्टेशन तो जरूर है, लेकिन वहां पे इंडिया भी कोलैबोरेट कर रहा है। ठीक है, हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिसिस्ट ये वहां पे पार्टिसिपेट कर रहा है, और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु के अंदर। 2019 में यूनाइटेड नेशन ने एक इनिशिएटिव लिया था, जिसके तहत तियांगोंग के अंदर एक पेलोड को अपलोड करना था, जिसमें जो है इंडिया का जो इंस्टीट्यूट है इसने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और आपको अभी पता है कि इंडिया चाइना के रिलेशनशिप किस तरह के खराब चल रहे हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स ने चाइना को ये रिक्वेस्ट किया है कि मुझे पहले इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन लेनी दीजिए। अगर इंडियन गवर्नमेंट मुझे एनओसी दे देगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिसिस्ट का जो प्रोजेक्ट था तियांगोंग के साथ, भैया उसके ऊपर अभी थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आ गया है। तो क्या इंडियन गवर्नमेंट उसको परमिशन देगी कि नहीं देगी, तो एक अलग मामला है। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये पता होना चाहिए कि पूरी चीज है क्या। देखिए, इस प्रोजेक्ट का नाम है स्पेक्ट्रोग्राफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ द नेबुलर गैस, मतलब इसे सिंग कहते हैं, सिंग। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सिंग वाज रिसेंटली न्यूज, तो व्हाट इज सिंग, तो सिंग क्या है? ये हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स का प्रोजेक्ट है, चाइना के साथ मिलकर जो हम लोगों ने बनाया है। और सिर्फ इसमें इंडियन ही एजेंसी नहीं है, बल्कि यूरोपियन एजेंसी और रशियन एजेंसी भी यहाँ पे काम कर रही है। खैर, कोलैबोरेशन है ये हमारा पहला, फर्स्ट स्पेस कोलैबोरेशन है चाइना के साथ। इसमें क्या होता है, सिंग प्रोजेक्ट में क्या किया जाएगा? सिंग प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, एक स्पेक्ट्रोग्राफ को भेजने वाले हैं स्पेस के अंदर। ये स्पेक्ट्रोग्राफ क्या करता है, जो भी सनलाइट हमारी होती है उसको अलग अलग वेवलेंथ के अंदर स्प्लिट करता है, जिस स्प्लिट करने से हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को स्टडी कर सकते हैं। देखिए, हमारा जो स्पेस होता है, जब सन से रेडिएशंस आती हैं तो वो स्पेस में से होके ही आती हैं, और स्पेस तो पूरी तरह से वैक्यूम होता है। तो उस वैक्यूम के अंदर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस किस तरह से बिहेव करती हैं वो हम लोगों को स्टडी करना है, और इसका नाम है स्पेक्ट्रोग्राफ। आर गेटिंग माय पॉइंट? बस यही इसका मेन प्रोजेक्ट था, फंक्शन यही था इसका। अब इसको सरकार परमिशन देगी कि नहीं देगी, वो एक थोड़ा देखने वाला मामला यहाँ पे रहने वाला है। तो ये जो तियांगोंग स्पेस स्टेशन है चाइना का पहला तो नहीं मैं कहूंगा, क्योंकि इससे पहले 2011 वाला एक स्पेस स्टेशन और था जो वो अर्थ के ऊपर वापस आ गया था। ये दूसरे वाला है, लेकिन ये परमानेंट होने वाला है वहां पे। ठीक है, तो ये उसको बना रहे हैं, अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना रहे हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन चाइना चाहता है कि भैया वो अमेरिका से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रहे। तो स्पेस के अंदर भी चाइना अपने आप को दिखाना चाहता है कि वर्ल्ड लीडर है। सेक्स रेशियो एट द बर्थ नॉर्मलाइजेस स्लाइटली, तो एक स्टडी की गई है, तो इसने कहा है कि इंडिया में जो एट बर्थ जो सेक्स रेशियो है वो थोड़ी सी इंप्रूव हो रही है। तो अच्छी न्यूज है, बढ़िया न्यूज है, लेकिन पूरी न्यूज क्या है वो थोड़ा आपको बता देता हूं। देखिए क्या है मामला। तो ये किसने रिसर्च किया है, प्यू रिसर्च सेंटर ने जो है इसको रिसर्च किया है, जिसमें ये कहा गया कि 2010 और 2019 के बीच में हमारे इंडिया में जो मिसिंग गर्ल्स थी उनकी रेशो थोड़ी सी कम हुई है। दोस्तों, मिसिंग गर्ल्स का मतलब क्या होता है?
मिसिंग गर्ल्स का मतलब ये होता है कि अगर गर्ल अबॉर्शन नहीं होता, अगर सेक्स सिलेक्टिव फीमेल अबॉर्शन नहीं होता, तो इतनी लड़कियां और ज्यादा इंडिया में हो सकती थी। इसे कहते हैं मिसिंग गर्ल्स। ठीक है, तो 2010 के अंदर इंडिया में 4,80,000 मिसिंग गर्ल्स थी, जिनकी संख्या 2019 में कितनी है, 4,10,000। मतलब थोड़ी सी मिसिंग गर्ल्स यहां पे कम हुई है। इसका मतलब यह हुआ कि पैदा होते समय गर्ल्स का रेशो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, ये उसको कह रहा है। अब ये इंडिया में समस्या हमेशा से नहीं थी। इंडिया में ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी 1970s में, जब इंडिया में प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी। ठीक है, जिसके वजह से जो है सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन हो सकता था। उससे पहले इंडिया में कोई खास दिक्कत ये नहीं थी। अगर आप 1950s और 1960s की बात करो तो इंडिया में जो सेक्स रेशो था एट बर्थ, वो इंटरनेशनल सिनेरियो के बिल्कुल आसपास था। देखिए यूजुअली क्या होता है ना, अगर आप नेचुरली छोड़ दो, नेचुरली सेक्स रेशो क्या होता है, 105 लड़के होते हैं और 100 गर्ल्स होती हैं। यह होता है नेचुरल सेक्स रेशो, जो कि 1950s 1960s में इंडिया में था। दिक्कत पैदा होनी शुरू हुई 1970s में, फिर 1980s में। 1980s में रेशो कितना हो गया, 108 लड़कियां 100 लड़के, मतलब 108 लड़के 100 लड़कियां, ये हो गया भैया। 1990s में 110 लड़के और 10 लड़कियां। सोच के देखो, लड़के ज्यादा पैदा हो रहे हैं, लड़कियां कम पैदा हो रही हैं, तो धीरे धीरे बढ़ता चला। 2011 के अंदर तो हालत और भी खराब हो गई, 111 लड़के और सिर्फ 100 लड़कियां। सोच रहे हो, लेकिन धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होना शुरू हुआ 2011 के बाद से। 2015-16 में 109 लड़के 100 गर्ल्स। 2019-20 में जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे भी हम लोगों ने 5वां किया है, इसमें क्या है, 108 बॉयज एंड 100 गर्ल्स। तो मतलब धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। अगर आप यहाँ पे रिलीजियस कम्युनिटी की बात करो तो इंडिया में जो सिख कम्युनिटी है उसके अंदर जो है फीमेल और मेल सेक्स रेशो वो सबसे ज्यादा स्क्यूड था एट बर्थ। आपको जान के हैरानी होगी, पर आपको बता देता हूं। यहाँ पे देखिए 2001 के अंदर सिख कम्युनिटीज के अंदर 130 लड़के थे और सिर्फ 100 फीमेल्स थी एट बर्थ। सबसे ज्यादा गैप था इंडिया के अंदर। हालांकि जो भी गैप रिड्यूस हो रहा है वो भी सबसे ज्यादा सिख कम्युनिटी के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, 2011 सेंसस के हिसाब से सिख का जो रेशो है 121 बॉयज एंड 100 गर्ल्स, जो थोड़ा थोड़ा अभी कम हो रहा है। अभी की जो है ये 110 के आसपास चल रहा है। तो पिछले 10-12 साल में आप ये मान के चलिए काफी इंप्रूवमेंट यहाँ पे हुई है। उसके अलावा अगर आप दूसरी कम्युनिटीज की बात करें, रिलीजन्स की बात करें, हिंदूज के अंदर मेजोरिटी जो है वो 109 बॉयज हैं, 100 गर्ल्स हैं। क्रिश्चियन और मुस्लिम रिलीजन के अंदर जो है जो नेचुरल सेक्स रेशो होता है वही है। क्रिश्चियन के अंदर 105 बॉयज 100 गर्ल्स और मुस्लिम्स के अंदर 106 बॉयज 100 गर्ल्स। ठीक है, जो कि नेचुरल सेक्स रेशो है, आप इतना कह सकते हो। तो वहां पे बिल्कुल नेचुरल के आसपास चल रहा है। सिख कम्युनिटी सिर्फ 2% पॉपुलेशन है इंडिया में, लेकिन जो मिसिंग गर्ल्स हैं उसका 5% है। तो सिख कम्युनिटी के अंदर काफी ज्यादा स्क्यूड था। अभी धीरे धीरे चीजें इंप्रूव हो रही हैं, तो थोड़ा सा आप इन चीजों को यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है भैया, 2000 के बीच 2000 और 2019 के बीच में इंडिया में आपको पता है 9 करोड़ मिसिंग गर्ल्स थी, सिर्फ 2000 और 2019 के बीच में। ठीक है, इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते। एक दो रीजन मैंने आपको बता दिया, सेक्स सिलेक्शन अबॉर्शन हुआ, अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, तो जन्म से पहले ही आप बच्चे का सेक्स जो है पहचान सकते हो, तो उसके बाद अबॉर्शन वगैरह कराया जाने लगा। और जो जनरल जो कॉजेज हैं यहाँ पे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या रीजन उसका हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है 5G टेक्नोलॉजी के बारे में। तो इंडिया जल्दी ही 5G टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने वाला है। तो 5G टेक्नोलॉजी का लॉ एनफोर्समेंट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, तो उसके बारे में ही है। क्या इसका प्लस पॉइंट हो सकता है, पहले हम लोग प्लस पॉइंट को करेंगे, फिर हम लोग इसके नेगेटिव पॉइंट को करेंगे। प्लस पॉइंट ये हो सकता है कि क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस होती है, 5G टेक्नोलॉजी में इंटरनेट बहुत ज्यादा फास्ट चलता है। 5G टेक्नोलॉजी की जो डिवाइसेस होती हैं वो भी बहुत फास्ट काम करती हैं, और 5G टेक्नोलॉजी के यूज करके जो है एक ही समय पे बहुत सारी डिवाइसेस को कनेक्ट किया जा सकता है। तो ये तो 5G टेक्नोलॉजी का आपको पहले से पता ही है। लेकिन 5G टेक्नोलॉजी को हम लोग सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं? पहली बात तो रियल टाइम में हम लोग क्रिमिनल्स को जो है मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है,
और जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो पुलिस फोर्स वगैरह है इसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। जो डिवाइसेस यूज करी जाती हैं पुलिस महकमे के द्वारा, जैसे बॉडी कैम्स, जो कैमरे वगैरह लगाए जाते हैं बॉडी के ऊपर, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, है ना, नंबर प्लेट वगैरह को रिकॉग्नाइज अगर करना है काफी दूर से, सैटेलाइट वगैरह से हम लोग जो लेते हैं, सीसीटीवी फुटेज वगैरह जो ली जाती हैं, आपने टीवी वगैरह में कई बार फिल्मों वगैरह में देखा होगा, जो सीसीटीवी की फुटेज होते हैं वो बहुत ज्यादा ब्लर होती है, तो कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। लेकिन 5G टेक्नोलॉजी अगर आप यूज करोगे, बढ़िया वाले अगर कैमरे आप लगाओगे, तो पिक्चर एकदम साफ नजर आती है। तो चाहे वो नंबर प्लेट को रिकॉग्नाइज करना हो, किसी इंसान को रिकॉग्नाइज करना हो, काफी अच्छा आसान हो जाएगा। और 5G टेक्नोलॉजी के अंदर क्योंकि स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो इसीलिए इन्वेस्टिगेशन के अंदर जितना सारा डेटा होता है उसको हम लोग बेटर तरीके से स्पीड यहाँ पे कर सकते हैं। और क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत जबरदस्त तरीके से होता है, तो जितने भी इंडिया में जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो बेटर तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है, फास्ट कम्युनिकेट कर सकता है, रियल टाइम कम्युनिकेट कर सकता है। सिविलियंस भी जो है इमरजेंसी में जो है के टाइम में जो है पुलिस महकमे से ज्यादा रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अब ये मान के चलिए कि जैसे पुलिस महकमे के अंदर अभी मान लो 5 कंप्यूटर हैं, ठीक है, कंप्लेंट करने वाले बहुत सारे लोग हैं, कंप्यूटर कम है, तो अगर इन कंप्यूटर के अंदर जो है इंटरनेट अगर बहुत फास्ट होगा तो ये ज्यादा कंप्लेंट को हैंडल कर सकता है, ठीक है, तो एक तरीके से आप ये समझ सकते हो। उसके अलावा जो है रिमोट एक्सेस हम लोग कर सकते हैं डेटा वगैरह को, तो ये तो कुछ कुछ चीजें हो गई जो 5G टेक्नोलॉजी की वजह से बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये 5G टेक्नोलॉजी जो है ना सिर्फ पुलिस के पास ही थोड़ी है ना, क्रिमिनल्स के पास भी तो है और क्रिमिनल्स तो बल्कि टेक्नोलॉजी को और ज्यादा पहले अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि पुलिस के पास तो फंडिंग की दिक्कत होती है, फंडिंग आती नहीं, सरकार के पास पैसा ही नहीं है। लेकिन गुंडे लोगों के पास तो भैया फंडिंग की दिक्कत ही नहीं है, उनके पास तो भैया काला धन बहुत सारा आ ही रहा है, तो वो पहले अडॉप्ट करते हैं। तो क्या होगा भैया, सिक्योरिटी सिस्टम इंडिया में पहले से ही काफी ज्यादा खराब है। इंडिया का जो साइबर सिक्योरिटी सिस्टम है आज भी वो जो है आप ये मान के चलिए 80 और 90 के दशक वाला है, तो उसको अपडेट हम लोगों ने किया नहीं है बहुत ज्यादा, तो डेफिनेटली वहां पे थ्रेट होगा। और 5G जो टेक्नोलॉजी है वो हार्डवेयर नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर बेस्ड जो है वो सिस्टम है, तो जिसकी वजह से हमारे हार्डवेयर के साथ जो है छेड़खानी यहाँ पे हो सकती है, ठीक है, बहुत अलग अलग तरह का यहाँ पे अटैक हमारे उसके ऊपर किया जा सकता है, क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी के अंदर जो है एंड टू एंड एनक्रिप्शन नहीं होता, जिसकी वजह से साइबर क्राइम हो सकता है, आपकी आइडेंटिटी को चोरी किया जा सकता है, जो पुलिस वाले एक दूसरे को मैसेज भेजेंगे उनको इंटरप्रेट किया जा सकता है बाय क्रिमिनल्स, ठीक है, क्योंकि बैंडविड्थ एक्सपेंड हो जाती है 5G के अंदर, तो क्रिमिनल जो है आपका डेटा को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं आपके कंप्यूटर वगैरह के अंदर। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो कि क्रिमिनल्स भी ये सब कर सकते हैं, अपनी लोकेशन वगैरह को हाइड कर सकते हैं क्रिमिनल्स, तो उनको लोकेट करना इतना आसान नहीं है, ठीक है, तो ये चीजें हो सकती हैं। 5G टेक्नोलॉजी क्योंकि रिमोट तरीके से काम कर सकती है, तो इसलिए क्रिमिनल्स को फिजिकली किसी को हार्म करने की जरूरत नहीं है, वो भैया रिमोट तरीके से भी जो है क्राइम कमिट कर सकते हैं, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज करके, ठीक है, आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को चुरा सकते हैं, आपके लैपटॉप वगैरह से, आपके मोबाइल फोन से चुरा सकते हैं। कई बार जैसे एक एग्जांपल तौर पे आपके यहाँ पे देता हूँ कि 5G टेक्नोलॉजी में क्या होता है ना, आपके घर के ऊपर टावर लगाया जाएगा, है ना, एक तो कई बार क्या होता है क्रिमिनल्स वगैरह इन टावर वगैरह का यूज कर सकते हैं, ठीक है, इन टावर वगैरह का यूज कर सकते हैं आपकी आइडेंटिटी को चुराने के लिए, ठीक है, तो आराम से उसको जो है किया जा सकता है बाय दिस क्रिमिनल्स, ठीक है, तो थोड़ा सा जो है इसको जो है मैं साइड में कर लेता हूं। तो ये जो इनका कहना है कि ये कुछ कुछ चीजें डेफिनेटली यहाँ पे इस तरह की चीजें हो सकती हैं, लेकिन सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन हमें ही फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन दोस्तों ऐसा है कि देखिए कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो पहली जो है ट्रेनिंग तरीके से प्रॉपर तरीके से हमारे पुलिस महकमे की होनी चाहिए, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रॉपर तरीके से, एक्चुअली जब पुलिस के अंदर भर्ती होती है तो ऐसे डिपार्टमेंट को अलग से बनाया जाना चाहिए जो कि 5G टेक्नोलॉजी के बाद हमें थ्रेट होते हैं। रेगुलेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, ठीक है, अभी हमारे पास ऐसी कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो इस चीज को रेगुलेट कर सके, और जो ये कंपनीज हैं, जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं, उनके साथ सरकार को जो है अलग तरीके से बैठना चाहिए, ठीक है, और उनके ऐसा कोई प्रोविजन बनाना चाहिए कि अगर कोई क्राइम होता है तो जो ये इक्विपमेंट वगैरह होते हैं टेलीकॉम कंपनीज वगैरह को, सरकार इनको जो है ट्रैक कर सकती है ताकि क्रिमिनल की लोकेशन वगैरह को ट्रैक किया जा सके। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो डेफिनेटली आप बता सकते हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। एक बार अगर क्राइम हो गया, देखा हमारा काम क्या है, हमारा काम है क्राइम को रोकना होने से पहले, है ना, उनको पकड़ना, लेकिन क्राइम एक बार अगर हो जाता है तो उसके बाद आप ये चीजें करते रहिए, वो तो क्राइम करके निकल जाएगा, है ना, लेकिन कुछ ना कुछ तो शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करनी पड़ेगी ना, तो अपने एग्जाम वगैरह में आप इस तरह के सॉल्यूशन यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन भी यहाँ पे बनता है, 5G टेक्नोलॉजी कैन बी इफेक्टिव टूल टू फाइट न्यू एज क्राइम इन दिस कॉन्टेक्स्ट
discuss how 5G technology can help law enforcement agencies fight the crime, also discuss the downside of the 5G technology। तो बस यही आपको बताना है कि क्या इसके प्लस पॉइंट है, क्या इसके माइनस पॉइंट है और क्या आप सॉल्यूशन यहाँ पे डाल सकते हो। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसलिए आपको नोट्स वगैरह के अंदर भी ऐड इसको कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।